हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। कंपटीशन की लाइन में जब हम आते हैं तो हमको ये मतलब नहीं होता कोई वैकेंसी आ रही है या नहीं आ रही है। जो हमारा शेड्यूल होता है, चाहे हमें पढ़ाई करना हो या हमें फिजिकल की तैयारी करना हो या फिर हमारा मेडिकल हमको कंटिन्यू रखना हो, अपना मेडिकल में सुधार रखना हो, है ना। कोई भी चीज हो हमारी, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, अगर उसकी कुछ कंडीशंस है तो उनको हमेशा पहले दिन से लेकर आखिरी लास्ट डे तक हमको उनको फॉलो करना होता है। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ चुकी हैं। कल 5 तारीख में एसएससी जीडी के फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं, तो आज मैं आपको एसएससी जीडी के बारे में बताऊंगा। उसके नोटिफिकेशन अगर उसको पढ़ना जाए तो उसमें बहुत सारे पेजेस हैं, तो इतने पेजेस को पढ़ना समझना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उन पेजेस में से क्या मोस्ट है, क्या इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन में क्या खास है, क्या बदलाव हुआ है नहीं हुआ है, वो सभी जानकारी लेकर मैं आपके लिए आया हूं। बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो जो बेहतर है, जो सही है, जो आपके लिए जरूरी है, वही सब बोर्ड पर है, उसी के बारे में हम जानेंगे। एसएससी जीडी कल से फॉर्म ऑनलाइन हो चुके हैं 5 तारीख से। तो प्यारे साथियों, बिना समय गवाए हम स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या उसमें दिया गया है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। प्यारे साथियों, अगर मैं बात करता हूं इसमें कुल वैकेंसी की, अगर मैं बात करूं इसमें कुल वैकेंसी की, तो 39,481 पद हैं। कितने पद हैं? 39,481 पद है। पिछले कई भर्तियों के मुकाबले बहुत अधिक पद है। आपने देखा होगा पिछली कई वैकेंसी एसएससी जीडी की आई हैं जिसमें 20,000, 22,000, 25,000 ऐसे पद होते थे, लेकिन उसमें यह था कि लास्ट टाइम तक आते आते वो पद बहुत सारे हो जाते थे, यानी कि बढ़ जाते थे। लेकिन जो मूल पद होते थे, जो नोटिफिकेशन में आता था, उसके हिसाब से कहीं बहुत ज्यादा पद दे दिए हैं इस बार भर्ती में, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। अब ये पद आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे वो एक अलग मैटर है, वो अलग बात है। वो अगर ऐसा कुछ आता है, मैसेज आता है, कोई नोटिफिकेशन आता है ना, कोई नोटिस आता है, तो उसमें आपको बताया जाएगा। लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो नोटिफिकेशन में जो आपकी पोस्ट आई है वो 39,400 पोस्ट आई है, और ये 8 डिपार्टमेंट की है। ये पुरुषों के लिए भी है, ये महिलाओं के लिए भी है। तो देख लेते हैं कि किसमें किस तरह से दिया गया है ना। देखिए तो साथियों, आपके ये इसमें पुरुष कैटेगरी के लिए भी है और महिला के लिए भी है ना। जो जेंडर है पुरुष के लिए भी है ये 39,481, और महिलाओं के लिए भी है। अब इसमें 8 आपकी डिपार्टमेंट दिए गए हैं, 8 डिपार्टमेंटों की वैकेंसी है। जैसे बीएसएफ हो गई, देखिए जैसे बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, ये 8 टोटल डिपार्टमेंट है, और इन 8 डिपार्टमेंट टोटल 39,481 पद हैं। अब हम बात कर लेते हैं बीएसएफ की। अब हम बात करेंगे बीएसएफ की। बीएसएफ में पुरुष के लिए, अगर मैं टोटल की बात करता हूं, 39,481 में पुरुषों के लिए 35,612 पद है, और 39,481 में महिलाओं के लिए 3,869 पद है ना। टोटल मिलाकर हो जाते हैं 39,481। अब इसमें मैं बात कर लेता हूं, जो पुरुषों के लिए 35,612 पद है, तो वो उसमें से बीएसएफ में 13,306 पद दिए गए हैं, सीआईएसएफ में 6,430 पद हैं, सीआरपीएफ में 11,299 पद हैं, एसएसबी में 819 पद है, आईटीबीपी में पुरुषों के लिए 2564 पद है, 2,564, असम राइफल के लिए 1,148 पद है, एसएसएफ के लिए 35 पद है, और सबसे कम पद है एनसीबी में केवल और केवल 11 पद। तो ये हो जाता है पुरुषों के लिए। अब महिलाओं की अगर बात करते हैं तो 2,348 पद महिलाओं के लिए हैं बीएसएफ में। सीआईएसएफ की अगर बात करते हैं तो 715 पद हैं, और अगर हम वही सीआरपीएफ की बात करते हैं तो 242 पद है महिलाओं के लिए। और अगर एसएसबी की बात करते हैं तो कोई पद नहीं दिया गया है एसएसबी में महिलाओं के लिए, है ना। इसके अलावा आईटीबीपी की बात करते हैं तो 453 पद हैं। इसके अलावा अगर असम राइफल की बात करते हैं तो 100 वैकेंसीज है महिलाओं के लिए। इसके अलावा अगर एसएसएफ की बात करते हैं तो कोई पद एसएसएफ में नहीं दिया गया है महिलाओं के लिए। इसके अलावा एनसीबी की बात करते हैं तो 11 पद महिलाओं के लिए हैं और 11 ही पुरुषों के लिए, यानी कि यहाँ बराबरी का हिसाब किताब दिया गया है। इसके अलावा अगर बात आ जाती है कैटेगरी वाइज के, जर्नल के लिए कितनी पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितने पद हैं, एसटी के लिए कितने हैं, एससी के लिए कितने हैं, तो इसके लिए एक चार्ट है
मेरे लेफ्ट साइड में आपको एक चार्ट नजर आएगा, तो उस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितने पद दिए गए हैं ना। इसके अलावा एक चीज और मैं बता देता हूं कि एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी का 10% रिजर्व रखा गया है एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करता हूं पे स्केल की, कि इसका वेतन क्या क्या बनेगा, पे स्केल इसका क्या रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके देख लेते हैं। देखिए लेवल 1 में एनसीबी की पोस्ट आती है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पोस्ट आती है एनसीबी में सिपाही की। तो इसके लिए जो वेतन निर्धारित किया गया है वो 18,000 से लेकर 56,900 रुपए तक इसमें दिया गया है, लेवल 1 का है एनसीबी, है ना। इसके अलावा जो लेवल 3 में आएगा अदर ऑल, जो इसके एनसीबी के अलावा जितनी भी वैकेंसीज बाकी रह गई, यानी कि 7 डिपार्टमेंट रह गए, उनके लिए 21,700 से लेकर 69,100 रुपए तक का उनका पे स्केल होता है, ठीक है। इसके अलावा अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर हम देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की अगर मैं बात करता हूं तो कल 5/9/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो चलेंगे 14/10/2024 तक। 14/10/2024 की रात्रि 11 बजे तक आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, है ना। लास्ट डेट, ये आपकी लास्ट डेट हो गई, यानी कि 14/10/2024 आपकी लास्ट डेट होगी। इसके अलावा अगर मैं फी की बात करता हूं, यानी कि आप फीस कब तक इसमें जमा कर सकते हो, तो 15/10/2024 की रात्रि 11 बजे तक आप अपनी फीस जमा कर सकते हो। फीस जमा करने के लिए मेथड आप भीम यूपीआई से कर सकते हो, पेटीएम से कर सकते हो, आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग के माध्यम से करते हो, जिससे भी चाहो आप अपनी फीस पे कर सकते हो, है ना। इसके अलावा करेक्शन भी दिया गया है, किसी प्रकार का अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन कराना है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए भी एक समय सीमा दी गई है, 3 दिन का समय दिया गया है उसमें। तो वो 3 दिन कब से है, 5/11/2024 से लेकर 7/11/2024 तक आप अपना फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं, जो भी आपको कराना है ना, और करेक्शन की जो भी कंडीशन है। तो ये 7/11/2024 की रात्रि 11 बजे तक आप इसको करा सकते हो। इसके अलावा फॉर्म मोड की अगर मैं बात करता हूं तो किस तरह से फॉर्म आपका भरा जाएगा, तो ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, केवल और केवल ऑनलाइन, है ना। आप किसी भी साइबर कैफे जाइए, वहां पर अपने डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइए और वहां से अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं आप साइबर कैफे के माध्यम से, है ना। चलिए इसके अलावा अगर मैं सिटीजनशिप की बात करता हूं, यानी कि नागरिकता की बात करता हूं, है ना, तो केवल और केवल इसको वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं। जो भी भारत के नागरिक हैं वही लोग एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं आगे एज लिमिट की, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें एज लिमिट की अगर मैं बात करता हूं तो 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आयु की गणना कब से की जाएगी, तो आयु की गणना 1/1/2025 से की जाएगी। 1/1/2025 से आपकी आयु की गणना की जाएगी और 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एज रिलैक्सेशन की, यानी कि आयु में छूट की अगर मैं बात करता हूं, तो आयु में छूट ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट दी गई है, एससी एंड एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है ना। यानी कि अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 18 वर्ष से लेकर 18 और 23 और 5 28, यानी कि 18 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं एसएससी जीडी में, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, है ना। इसके अलावा एक चीज और है, अगर आपके माता या पिता देखिए जो 18 से 23 वर्ष की जो एज दी गई है, ये जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज है। जर्नल और ईडब्ल्यूएस के लिए एज है 18 से 23 वर्ष। ओबीसी से आते हैं तो 3 साल का छूट मिल जाएगी, और एसटी या फिर एसटी से आते हैं तो आपको 5 साल की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा वह बच्चे जिनके माता या फिर पिता 1984 के दंगे में खत्म हो गए हों, या फिर 2002 के गुजरात के दंगे में खत्म हो गए, और वो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि वो बच्चे 28 वर्ष तक, 18 से लेकर 28 वर्ष तक वो अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
इसके अलावा वह बच्चे जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और उनके माता या फिर पिता 1984 के दंगे में खत्म हो गए हो या फिर 2002 के गुजरात दंगे में खत्म हुए हो, 1984 में खत्म हुए या फिर 2002 के गुजरात दंगे में, तो उनके लिए ओबीसी के लिए 8 वर्ष की छूट है। यही एससी या फिर एसटी के बच्चों के लिए बिल्कुल सेम 1984 और 2002 उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। ये भी आप पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब बात करता हूं कि फॉर्म कब से कब तक, यानी कि कितने उम्र से पहले का ना हो बच्चे का जन्म और कब के बाद का ना हो, उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, आपका जन्म 1/1/2002 से पहले का ना हो और 1/1/2007 के बाद का आपका जन्म ना हो, यह भी कंडीशन है, ठीक है। अब आयु की गणना मैंने आपको बता दी कि 1/1/2025 को होगी। हम आयु निकालते कैसे हैं, हमको आयु कैसे निकालनी होती है, हमको ये पता करना होता है कि आज हम कितने साल, कितने महीने या फिर कितने दिन के हम हो गए, है ना। तो उसको किस तरह से निकाले जाते हैं, एक वीडियो स्पेशली मैं इसके लिए बना दूंगा, तो उसको भी देख लेना। इसके अलावा अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं, यानी कि आपकी योग्यताओं के बारे में, आपको कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए, तो आपको केवल और केवल 10th पास आपको चाहिए कि आपने 10th पास की हो, और ये 10th पास आपने कब की हो, 1/1/2025 से पहले आपने 10th पास कर ली हो, या इसके अलावा 10th के अलावा अगर इससे अधिकतम आपने कुछ भी करा हो तो वो भी अच्छी चीज है, लेकिन कम से कम आपने 10वीं तो करी ही होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, ये शर्त है। याद रखेंगे 1/1/2025, है ना, 1/1/2025। मैं शायद कहीं मिस्टेक कर रहा हूं, 1/1/2025 नहीं है ये, फिर हाँ 1/1/2025 ही है। 1/1/2025 या फिर उससे पहले आपने 10वीं की हो, है ना, ठीक है। इससे अधिक आपने कितना किया है कोई उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक। इसके अलावा अगर मैं एनसीसी सर्टिफिकेट की बात करता हूं, जिन बच्चों के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको भी इसमें फायदा मिलने वाला है। अगर वह बच्चे जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको 5% अधिकतम मार्क्स, यानी कि टोटल, है ना, टोटल उसका 5% उसमें फायदा मिलेगा। और अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 3%, और अगर आपके पास एग्जामिनेशन का, यानी कि परीक्षा का, है ना, ठीक है, अगर आप ए सर्टिफिकेट है तो 2% का ये आपको फायदा मिलेगा एनसीसी का। अब बात करते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के, ये कब का होना चाहिए, तो ये भी आपका 1/1/2025 या फिर उससे पहले का आपके पास आपका होना चाहिए, इसके बाद का मान्य नहीं होगा। अगर आपका हो जाता है कि 2/1/2025 में अगर आपकी 10वीं होती है या फिर आपकी एनसीसी सर्टिफिकेट है या कोई भी ऐसी चीज है, तो आपको वहां से क्या होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि 1/1/2025 लास्ट है। इसके अलावा जो बच्चे छूट लेना चाहते हैं आयु में या फिर किसी भी चीज में, उनको आरक्षण चाहिए, रिजर्वेशन, आयु में छूट चाहिए, तो उनके लिए भी ये शर्त है कि उनको अपना, अगर आयु में छूट चाहिए तो उनको जाति सर्टिफिकेट, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट उनको बनवाना पड़ेगा। वो कास्ट सर्टिफिकेट भी कब का होना चाहिए, वो जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो लास्ट डेट तब तक आपका बना हुआ आपके पास होना चाहिए, ये भी आप याद रखेंगे, यानी कि 14/10/2024, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं एक्स सर्विसमैन के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट की, तो एक्स सर्विसमैन के लिए एनसीसी सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, केवल उसको एक्स सर्विसमैन का ही फायदा मिलेगा। वो चाहे अगर ये चाहता हो कि मुझे दोनों तरफ से फायदा मिल जाए, एनसीसी का भी मिल जाए और एक्स सर्विसमैन का मिल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उसको केवल और केवल एनसीसी छोड़कर एक्स सर्विसमैन का ही उसको फायदा मिलेगा, है ना। चलिए यहां तक आपका समझ आ गया। अब बढ़ते आगे। अगर मैं इसकी फीस की बात करता हूं तो इसमें 100 रुपए आपकी फीस लगेगी। आप जब फॉर्म भरोगे तो इसको फॉर्म की जो फीस होगी वो 100 रुपए होगी। और 100 रुपए किसके लिए होगी, ये केवल और केवल पुरुषों के लिए होगी। और पुरुषों में भी किसके लिए होगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए होगी। इसमें महिलाओं के लिए छूट है, महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। एक्स सर्विसमैन है तो कोई फीस नहीं लगेगी। एससी या फिर एसटी से आते हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगी, है ना, ये भी याद रखेंगे। अब बात करता हूं मैं, फीस आपकी हो गई। अब बात करूंगा मैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं। आपके 4 सब्जेक्ट इसमें आते हैं, जीके आती है, जनरल नॉलेज, ठीक, इसके अलावा रीजनिंग आती है, मैथ आती है और हिंदी और इंग्लिश आती है। अब हिंदी इंग्लिश
आपके लिए चॉइस है। अगर आप इंग्लिश आप से करना चाहते हो तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो, हिंदी करना चाहते हो तो हिंदी आप चूज कर सकते हो। प्रश्न की मैं बात करूंगा तो टोटल इसमें आपके सिलेबस में 80 प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, 80 प्रश्न। और सभी सब्जेक्ट के 20-20 प्रश्न आएंगे, 20 जीके के आएंगे, 20 हिंदी के आएंगे, 20 मैथ के आएंगे और 20 रीजनिंग के आएंगे, है ना। 20 ही इंग्लिश के आएंगे, ये मैंने लिखा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होगे। आप चाहो तो हिंदी, अगर आप हिंदी में करना चाहते हो तो आप हिंदी चूज कर सकते हो, इंग्लिश चाहते हो तो इंग्लिश चूज कर सकते हो। क्वेश्चन सेम ही होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 20 प्रश्न जीके के होंगे तो 40 नंबर के, रीजनिंग के 20 प्रश्न होंगे तो 40 नंबर के, तो आपके मैथ के 20 प्रश्न होंगे 40 नंबर के, हिंदी या फिर इंग्लिश के 20 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा और आपके टोटल प्रश्न 80 आएंगे। और टोटल जो अगर मार्क्स की मैं बात करता हूं तो अधिकतम मार्क्स हो जाएंगे 160, यानी कि 160 नंबर का आपका पेपर होगा, ठीक है। इसमें अगर मैं समय की बात करता हूं कि आपको जो समय दिया जाएगा 80 प्रश्न के लिए 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा कि आपको 60 मिनट में 80 प्रश्न आपको करने हैं। इसके अलावा निगेटिव मार्किंग की मैं बात करता हूं तो निगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की होगी, यानी कि अगर आपका 4 प्रश्न अगर आपके गलत हो जाते हैं तो आपका 1 सही भी आपका गलत हो जाएगा, है ना, यानी कि 0.25 की निगेटिव मार्किंग होगी। इसके अलावा अगर मैं भाषा की बात करता हूं, सबसे बड़ा सवाल कि जब आपका जो पेपर होगा वो 13 भाषाओं में आपका पेपर आएगा, है ना। आप जिस भी भाषा में आप अपना पेपर देना चाहते हो आप उस भाषा में दे सकते हो। जैसे मैं कहता हूं हिंदी में भी पेपर आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, असमिया भाषा में भी आएगा, बंगाली में भी आएगा, पंजाबी में भी आएगा, इस तरह से आपके ये पेपर आएगा। इसके अलावा पेपर अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो भारत के लगभग सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में इसका पेपर होगा। आप कोई भी 3 अपने एग्जाम सेंटर आप चूज कर सकते हो कि हमको कहां देना है। इसमें एक क्षेत्र दिया गया है, रीजन बनाया गया है, जैसे दिल्ली के पास दिल्ली हो गया, उत्तराखंड हो गया, है ना, बिहार और ये अपना उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरह से आप अपने केवल और केवल 3 ही एग्जाम सेंटर अपना चूज कर सकते हो, तीनों में से किसी एक पर आपका एग्जाम सेंटर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं फिजिकल रेस की अगर मैं बात करता हूं, फिजिकल रेस की, ठीक है, फिजिकल रेस की अगर मैं बात करता हूं महिलाओं, सबसे पहले मेल यानी कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। तो प्यारे साथियों इसमें पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर की रेस होगी और 24 मिनट में होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं महिलाओं की बात करता हूं तो 1600 मीटर की रेस 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है, महिलाओं के लिए। इसके अलावा ये उन सभी के लिए है कि लद्दाख क्षेत्र को छोड़कर, अगर आप लद्दाख क्षेत्र से आते हैं तो आपको जो पुरुष हैं तो आपको 1600 मीटर की रेस लगानी पड़ेगी, 7 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आप लद्दाख क्षेत्र से आती हैं और आप महिला हैं तो आपको 800 मीटर की रेस लगानी होगी और 5 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप मैं हाइट की बात करता हूं, हाइट की, ठीक है, तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है पुरुषों के लिए और 157 सेंटीमीटर मांगी गई है किसके लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। इसके अलावा मैं चेस्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर पुरुषों की, 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, जैसे मैं खड़ा हूं तो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए होगी और फुलाव के साथ में 5 सेंटीमीटर का फुलाव, यानी कि फुलाव के साथ में 85 सेंटीमीटर ये मांगी गई है पुरुषों की। महिलाओं की चेस्ट नहीं होती, महिलाओं का वेट होता है और जो वेट होगा वो एज और मेडिकल बेस पर आपका वेट वहां पर लिया जाएगा, है ना। इसके अलावा एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो एसटी कैटेगरी के लिए इसमें छूट दी गई है। अगर आप पुरुष है, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 76 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए प्लस 5 सेंटीमीटर का आपको फुलाव चाहिए, यानी कि कह सकते हैं 76 नॉर्मल और 81 आपके फुलाव के साथ में। इसके अलावा जब आपका एग्जाम होगा वहां पर आपको आईडी लेकर जानी पड़ेगी, आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना पड़ेगा, आपको 2 कलर फोटो आपको लेकर जाने पड़ेंगे, है ना। अब आईडी की बात करता हूं कि आईडी इसमें क्या क्या चाहिए। साथियों सबसे जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल भी इधर उधर दिमाग ना लगाएं, मेरी बात सुने, है ना। देखिए कोई भी एक ऐसी आईडी लेकर जाएं जिसमें आपके नेम, आपका फादर का नेम, आपका एड्रेस बिल्कुल सेम हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो। तो इसके लिए आप आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, पासपोर्ट लेकर जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, वहां का कोई भी अगर आपकी आईडी है, आइडेंटिटी कार्ड है, उसको लेकर जा सकते हैं। आप एक्स सर्विसमैन है, आपको जो एक्स सर्विसमैन की जो बुक होती है आप उसको लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एक ऐसी आईडी
जो राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा आपको जारी की गई है आप उसको लेकर जा सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 10वीं क्लास की मार्कशीट लेकर जाएं, क्योंकि आपके जो 10वीं क्लास की जो मार्कशीट होगी उसी के बेस पर आपका फॉर्म भरा जाएगा, सारी डिटेल 10वीं क्लास की मार्कशीट से ली जाएंगी, तो वो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा। महिलाओं के लिए स्पेशली मैं कहना चाहूंगा, महिलाओं के लिए, कि वो अपनी आईडी जो लेकर जाए, मार्कशीट जरूर साथ में लेकर जाए, क्योंकि होता क्या है कि जिन महिलाओं की शादी हो जाती है ना, वो अपनी आईडी में करेक्शन करा लेते हैं, यानी कि फादर के नाम की जगह अपने हस्बैंड का नाम डलवा लेते हैं, और यही मिस्टेक हो जाती है जो हमको परीक्षा के समय मुश्किल खड़ी हो जाती है हमारे लिए, है ना। तो वो अपने साथ में मार्कशीट जरूर लेकर जाए, है ना। बिल्कुल ये देख लें कि हमारे जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स दी गई हैं वो हमारे आईडी में मैच करती हैं या फिर नहीं करती हैं। नहीं करती हैं तो वो आईडी लेकर जाएं जिसमें मैच करती हो, यानी कि दोनों को बिल्कुल सेम 100% आपकी डिटेल्स सेम होनी चाहिए आईडी से। 2 कलर फोटो आपके साथ होने चाहिए, ठीक है। आपके पास पेन वगैरह होना चाहिए। ये इसके अलावा मैं बात करूंगा मोड ऑफ सिलेक्शन की, यानी कि सिलेक्शन का प्रकार क्या होगा। तो पहले साथियों सबसे पहले आपका एग्जाम होगा, इसके बाद आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आपका उसके बाद आपका मेडिकल होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन 3 तरह से होगा, यानी कि 3 स्टेप में आपकी इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। फर्स्ट होगा एग्जाम, दूसरा होगा फिजिकल, और उसके साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और थर्ड होगा आपका मेडिकल, है ना। इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लगेगी, तब आपका सिलेक्शन होगा, ठीक। इसके अलावा अगर मैं प्रायोरिटी की बात करता हूँ, प्रायोरिटी का मतलब है कि आपको किस डिपार्टमेंट में जाना है, आपकी चॉइस फीलिंग क्या होगी, है ना। ये हमारे 8 डिपार्टमेंट दिए गए हैं। अब इसमें से कोई बच्चा चाहता है कि मैं सीआरपीएफ में जाना चाहता हूं, तो उसको पहले नंबर पे सीआरपीएफ रखनी पड़ेगी, और उसके अलावा फिर बाद में अपना करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे चाहेंगे कि हम एनसीबी में जाएं, तो उसको पहले नंबर पे एनसीबी रखनी पड़ेगी। दूसरा, एनसीबी के बाद उसकी क्या चाहत है, वो चाहता है कि एनसीबी ना मिले तो सीआईएसएफ मिल जाए, तो उसको दूसरे नंबर पर सीआईएसएफ रखनी पड़ेगी। वो ये कहे कि चलो सीआईएसएफ भी नहीं मिले तो एसएसबी मिल जाए, तीसरे नंबर पे एसएस भी रखनी पड़ेगी। इसी तरह से आपको 8 के 8 डिपार्टमेंट को इसका क्रम वाइज लगाना पड़ेगा कि पहले क्या है, आपको सबसे पहले आप किस में जाना चाहते हो, और सबसे लास्ट में आपको किस में जाना चाहते हो। इस तरह से आपको उसको क्रम वाइज आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था एसएससी का नोटिफिकेशन, और जो खास जानकारी थी वो सभी मैंने इस बोर्ड पर लिखी और आपको बताई। इसके अलावा सभी जो भी टोटल था नोटिफिकेशन में जो अहम था, उसके लिए आपने देखा होगा कि आपको बोर्ड पर शो भी हुए होंगे वो फोटो सभी, है ना। इसके अलावा ऐसा इसमें कुछ नहीं है। 39,481 पद हैं, बहुत सारे पद हैं अन्य पिछली भर्तियों को देखते हुए एसएससी जीडी की, ठीक है। साथियों आगे बढ़े या ना बढ़े वो एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन अभी इतना है, अच्छे से तैयारी कर लें। इसके एग्जाम की अगर मैं आपको बता दूं तो एग्जाम इसका जनवरी या फिर फरवरी 2025 में होने की संभावना है। टेंटेटिव डेट दी गई है, क्लियर अभी कुछ किया नहीं गया है। जनवरी 2025 में भी हो सकती है, फरवरी 2025 में भी हो सकती है ना। तो इसलिए अपना अभी से लग जाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए मेहनत के साथ में, बहुत ही अच्छे से 3 स्टेप में भर्ती को इसको कराया जाएगा, है ना। ये मैंने आपको बता दिया। तो यही था सिर्फ और सिर्फ एसएससी जीडी के लिए। आगे आते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है नौकरी 24। दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन है ना।